हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग साउथ कोरिया में इतना ज्यादा समय क्यों बिताते हैं? पिछले हफ्ते ही हुआंग को एलजी ग्रुप, एसके हाइनिक्स और नेवर के एग्जीक्यूटिव्स के साथ कोरियन बारबेक्यू खाते हुए देखा गया था। कंप्यूटेक्स नाम के एक इवेंट में एसके हाइनिक्स के बूथ पर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन मेमोरी चिप के एक वेफर पर साइन किया। उस पर उन्होंने 3 शब्द लिखे थे, प्लीज मेक मोर। सैमसंग, एचके हाइनिक्स और माइक्रॉन मेमोरी इंडस्ट्री के बिग 3 हैं और ये पहले से कहीं ज्यादा नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। एसके हाइनिक्स ने Q1 2026 में 72% का ऑपरेटिंग मार्जिन पोस्ट किया, जो एनवीडिया के 65% से भी ज्यादा है। टीएसएमसी के बाद सैमसंग ट्रिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन वाला सिर्फ दूसरा एशियन कंपनी बना है। माइक्रॉन का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। सैमसंग और एसके हाइनिक्स के रिजल्ट्स ने साउथ कोरिया को इंडिया से आगे निकालकर दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना दिया। इन सब के दौरान ये सभी अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एआई मेमोरी की एक एक्यूट शॉर्टेज है जिसने इन नंबर्स को ड्राइव किया है, इसलिए हुआंग ने वो 3 शब्द लिखे थे। वहीं चाइना की CXMT, एक ऐसी कंपनी जो कुछ साल पहले ग्लोबल रैंकिंग्स पर मुश्किल से रजिस्टर होती थी, ग्लोबल डीरैम मार्केट के 8% तक पहुंच गई है। एक और चाइनीज फर्म YMTC ने NAND मार्केट में अपना शेयर एक साल में 8% से बढ़ाकर 13% कर दिया है। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल टेक सीईओ पर्सनली और चिप्स के लिए लॉबी करने ईस्ट एशिया जा रहा है, और 2 चाइनीज फर्म्स रैंक में बढ़ने के लिए वो चीजें पिक कर रही हैं जो लीडर्स ने पीछे छोड़ दी हैं। ये इंडस्ट्री पिछले कई डेकेड्स की बूम एंड बस्ट साइकिल से स्कार्ड रही है, जिसे इनकम्बेंट्स समय पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। पास्ट का हर मेमोरी सुपर साइकिल एक ही तरह से एंड हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स ने कंज्यूमर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर ली, फिर सप्लाई ने डिमांड को ओवरवेलम कर दिया और प्राइसेस कोलैप्स हो गई। पर अब इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं कि शायद ये साइकिल पुराने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पहले से अभी क्या अलग है। सबसे पहले हम इन कंपनीज के रिसर्च प्रोग्रेस को देखेंगे। इसके बाद हम मेमोरी चिप्स के सेल्स में चेंजेस के बारे में समझेंगे। एंड में हम एक और सुपर साइकिल की पॉसिबिलिटी और चाइना से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनीज के रिसर्च प्रोग्रेस से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मेमोरी चिप्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हिस्ट्री के ज्यादातर हिस्से में मेमोरी चिप्स एक कमोडिटी बिजनेस थी। सैमसंग या माइक्रॉन के बनाए एक डीरैम चिप में कोई भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता था। पीसी मेकर्स उनके बीच प्राइस के अलावा ज्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं करते थे। तब मेमोरी चिप मेकर्स के compete करने का सबसे श्योर शॉट तरीका ये था कि एक अवेलेबल 2 डायमेंशनल सरफेस एरिया में कंटेंट मेमोरी की डेंसिटी को बढ़ाया जाए। इनफैक्ट 2000s तक डीरैम डेंसिटी हर 18 मंथ्स में डबल हो जाती थी, पर ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एक लिमिट तक पहुंच गया। पिछले 10 साल में डीरैम डेंसिटी सिर्फ एक बार डबल हुई है। इस प्रॉब्लम का क्या रिस्पॉन्स था? इंडस्ट्री ने वर्टिकल जाने का डिसीजन लिया। एक फ्लैट 2D सरफेस पर और ज्यादा मेमोरी बिट स्क्वीज करने की जगह मैन्युफैक्चरर्स ने डीरैम चिप्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना शुरू कर दिया। हाई बैंडविड्थ मेमोरी या HBM यही है। मेमोरी डाइस का एक 3D स्काईस्क्रेपर जो टिपिकली 8 to 16 लेयर्स लंबा होता है। सबसे इंपॉर्टेंटली, पास्ट के डीरैम चिप्स के ऑपोजिट HBM एक कमोडिटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्टिकल स्टैकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिलिकॉन वेफर से निकलने वाले हर डाई का सरफेस अनइवन होता है। वो तब तक ठीक था जब डीरैम में एक ही डाई होता था, पर परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ मल्टीपल अनइवन सरफेसेस को स्टैक करना आसान नहीं है। उन डाइस को थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्टिकल इंटरकनेक्ट्स के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, जिसे थ्रू सिलिकॉन वायर्स कहते हैं। सिर्फ 8 डाइस के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत एरर्स के चांसेस भी होते हैं। सिर्फ एक बग पूरे स्टैक को यूजलेस बना देता है। इसीलिए 1 गीगाबाइट HBM प्रोड्यूस करने में स्टैंडर्ड डीरैम के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा सिलिकॉन वेफर एरिया कंज्यूम होता है। HBM में एडवांस पैकेजिंग भी शामिल है जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है, पर हम यहाँ उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये सब HBM को स्केल पर बनाना मुश्किल और महंगा बनाता है। इनफैक्ट SK हाइनिक्स ने पहला HBM डिवाइस 2014 में ही बिल्ड किया था, पर वो उस समय के सबसे पावरफुल कंप्यूटिंग टास्क के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन फिर AI आया। बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर स्केल्ड मॉडल्स के साथ इन्फ्रेंस के लिए मिली सेकेंड्स के अंदर बहुत सारे डेटा मूव करने की जरूरत होती है। ट्रेडिशनल डीरैम ऐसा नहीं कर पाता था, पर HBM ये कर सकता था। फिर भी HBM की सप्लाई करंट डिमांड से काफी पीछे है, प्राइमरीली क्योंकि मिनिमल एरर्स के साथ इसे स्केल पर बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में से एक है।
और तो और HBM सिर्फ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कम नहीं। उसका लेना देना इस बात से है कि एक HBM प्रोडक्ट डिजाइन करना एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो एनवीडिया से शुरू होता है। देखो, एनवीडिया अब सिर्फ जीपीयूज नहीं बनाता, वो पूरे रैक स्केल AI सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन करता है जिसका जीपीयूज बस एक पार्ट है। जैसे एक सिंगल GB200 NVL72 रैक में 72 NVIDIA B200 GPUs, 36 NVIDIA Grace CPUs, नेटवर्किंग हार्डवेयर और 13 टेराबाइट से ज्यादा HBM होता है। ये रैक्स फॉक्सकॉन जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स असेंबल करते हैं, जबकि GPU और CPUs TSMC बनाती है। दोनों CPUs और GPUs को SK हाइनिक्स और सैमसंग की बनाई मेमोरी की जरूरत होती है। TSMC, फॉक्सकॉन और मेमोरी चिप मेकर्स सभी को एनवीडिया के आर्किटेक्चर के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, और इसका मतलब है बहुत सारा प्रेशर टेस्टिंग। इनफैक्ट सैमसंग एनवीडिया के HBM 3E क्वालिफिकेशन में बार बार फेल हुआ है और लेट 2025 में जाकर फाइनली पास हुआ। को डिजाइनिंग का ये लेवल सिर्फ इस बात को ही साबित करता है कि इस समय HBM बनाना कितना जरूरी हो सकता है। AI ड्रिवन मेमोरी साइकिल में दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज इस बात में है कि मेमोरी कैसे बेची जा रही है। देखो, कई डेकेड्स तक DRAM प्राइसिंग क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर नेगोशिएट की जाती थी। सप्लायर्स और उनके कस्टमर्स जैसे PC मेकर्स और फोन मैन्युफैक्चरर्स उस मोमेंट के सप्लाई डिमांड बैलेंस के बेसिस पर प्राइसेस नेगोशिएट करते थे। एक वॉलेटाइल स्पॉट मार्केट साथ में चलता था जो छोटे बायर्स के लिए रियल टाइम प्राइसेस सेट करता था। HBM जब वो एग्जिस्ट करता भी था, एक एनुअल नेगोशिएशन साइकिल फॉलो करता था। किसी ने भी एक साल से ज्यादा के लिए सप्लाई लॉक नहीं किया। इंडस्ट्री दोनों साइड्स के लिए ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, लेकिन अब वो बदल गया है। लेट 2025 से सिर्फ HBM के लिए सभी 3 मेजर मेमोरी मेकर्स ने अपने सबसे बड़े कस्टमर्स के साथ 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स की तरफ शिफ्ट किया है, और इसके 2 रीजंस हैं जो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। पहला, इंडस्ट्री पास्ट के बूम एंड बस्ट साइकिल से डील कर चुकी है। वो ओपन मार्केट में वॉलेटिलिटी से हुए थे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इसके ऑपोजिट उन्हें रेवेन्यू पर एक ऐसी विजिबिलिटी देते हैं जो इंडस्ट्री के पास पहले कभी नहीं थी। अगर आपने 3 साल के लिए फिक्स्ड प्राइसेस पर वॉल्यूम्स कमिट किए हैं तो आप केपेक्स को और रैशनली प्लान कर सकते हैं और इस पैनिक ओवर बिल्डिंग से बच सकते हैं जिसके कारण पिछले बस्ट्स हुए थे। पर यह शिफ्ट कुछ हद तक इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि दूसरा रीजन है मेमोरी चिप्स के सबसे बड़े बायर्स का बदल जाना। वह वॉलेटाइल शॉर्ट साइकिल डिमांड वाले कंज्यूमर ब्रांड्स नहीं हैं जैसे लेनोवो या Xiaomi। वह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और Amazon जैसे हाइपर स्केलर्स हैं जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टी बिलियन डॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इन कंपनीज के पास लंबे प्लानिंग होराइजन्स और डीप पॉकेट्स हैं। वो लंबे मेमोरी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कमिट कर सकते हैं क्योंकि उनके डेटा सेंटर बिल्ड आउट्स भी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये मेमोरी सुपर साइकिल शायद पहले से बड़ा हो सकता है और उससे लंबा भी चल सकता है, जो सही लगता है क्योंकि वो AI केपेक्स बूम जिससे मेमोरी साइकिल जुड़ा है वो बहुत बड़ा हो चुका है। पर एक बड़ा और लंबा साइकिल होने का मतलब ये नहीं है कि बूम एंड बस्ट साइकिल चला ही जाता है, बल्कि इसका और भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि मेमोरी इंडस्ट्री में अभी जैसा टाइम बहुत बार आया है जहां हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि इस बार सिचुएशन अलग होगा। जैसे 2017-18 में माइक्रॉन का ऑपरेटिंग मार्जिन 49% तक पहुंचा। 3 प्लेयर ओलिगोपोली को प्राइसिंग डिसिप्लिन गारंटी करनी थी और क्लाउड डिमांड लग रहा था कि एंडलेस होगी। फिर रेवेन्यू 30% गिर गया और माइक्रॉन का स्टॉक 56% गिर गया। 2021 में भी चिप मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया कि उनका इस साइकिल पर बेहतर कंट्रोल होगा, पर 2023 तक वो क्लियरली गलत प्रूव हुए जब सैमसंग ने प्रोडक्शन आधी कर दी थी। इसका पैटर्न कंसिस्टेंट है, डिमांड बढ़ती है, मैन्युफैक्चरर्स ने फैब्रिकेशन प्लांट्स या फैब्स में कई बिलियन डॉलर्स लगाते हैं, इन्हें बनने में सालों लग जाते हैं और जब तक वो ऑनलाइन आते हैं तब तक मार्केट शिफ्ट हो चुका होता है। हाइपरस्केलर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कुछ हद तक इस पजल का एक रिस्पॉन्स है। आफ्टर ऑल, अगर डिमांड फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ लॉक्ड है तो मेमोरी प्लेयर्स के लिए अचानक डिमांड का गायब होना मुश्किल हो जाता है। पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फोरकास्टिंग एरर्स को एलिमिनेट नहीं करते, वो बस इन्हें आगे मूव कर देते हैं या प्रोक्योरमेंट के रिस्क को किसी और पर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे इस केस में वो हाइपरस्केलर्स हैं। HBM के लिए केपेक्स का ग्रोथ वैसे बहुत एक्सट्रीम है। सैमसंग इस साल मेमोरी कैपेसिटी को 50% एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। माइक्रॉन अकेले इस साल केपेक्स में $25 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। तीनों के नए फैब्स 2027 या 2028 तक वॉल्यूम प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए शेड्यूल्ड हैं। सभी सेम डिमांड सिग्नल के बेसिस पर साइमल्टेनियसली बिल्ड कर रहे हैं। पर अगर हाइपरस्केलर्स डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं क्योंकि AI से आने वाला पैसा काफी नहीं होता, तो मेमोरी मेकर्स के पास बहुत सारी एक्सेस कैपेसिटी आइडल बैठी होगी और बड़े प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी जल्द ही बड़े लॉसेस में बदल सकती है।
साइकिल को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक और ऐसा वेरिएबल है जो बिग 3 मेमोरी प्लेयर्स के खिलाफ कंपटीशन को बढ़ा रहा है। मेमोरी चिप्स का करंट मार्केट स्ट्रक्चर दो कंपनी से चैलेंज हो रहा है जो मेमोरी चिप सेल्फ सफिशिएंसी के लिए चाइना की बिड को रिप्रेजेंट करती है, CXMT और YMTC। CXMT की 2026 की फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू Q1 2025 से 700% से ज्यादा थी और Q1 2026 में अर्न प्रॉफिट पूरे 2025 के प्रॉफिट से 10 गुना था। ये 2022 के बाद के सबसे बड़े चाइनीज IPO के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। YMTC चाइना की लीडिंग NAND फ्लैश मेकर भी पब्लिक लिस्टिंग की तरफ बढ़ रही है। और जहां CXMT सैमसंग के लेवल्स तक पहुंच रही है, उनकी मेमोरी चिप्स अभी भी 2 या 3 जनरेशन पीछे हैं। उन्होंने हाल ही में HBM3 के लिए टेक्नोलॉजी पेरिटी अचीव की है, जबकि बाकी सारे प्लेयर्स HBM4 पर मूव कर चुके हैं और वो सिर्फ इस साल के एंड तक वॉल्यूम HBM3 प्रोडक्शन में कैचअप करना एक्सपेक्ट करते हैं। ये गैप कुछ हद तक चाइनीज फर्म्स पर US सैंक्शंस की वजह से एग्जिस्ट करता है, पर चाइना का एंगल लीडिंग एज पर था ही नहीं। वो कमोडिटी मेमोरी में है जिसे सैमसंग और SK हाइनिक्स वेकेट कर रहे हैं। जैसे ही ये बड़े प्लेयर्स अपने पुराने DRAM फैब्स को HBM की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं, PCs और फोन्स के लिए मेन स्ट्रीम DRAM में एक ग्रोइंग वॉइड बनता है। CXMT उस वॉइड को फिल कर रही है और मेन स्ट्रीम DRAM से प्रॉफिट्स, जैसा कि सैमसंग ने खुद ही नोट किया, अब HBM से ज्यादा हैं। जो चीज इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है वो दोनों चाइनीज जायंट्स के बीच की पार्टनरशिप है। अब YMTC ने एक टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में सालों बिताए हैं जिसे हाइब्रिड बॉन्डिंग कहते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये HBM बनाने के लिए अगला फ्रंटियर बनेगी। जैसे जैसे स्टैक्स लंबे होते हैं, टाइट और ज्यादा थर्मली एफिशिएंट इंटरकनेक्ट्स के लिए ये एसेंशियल हो जाता है। YMTC के पास यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट पोर्टफोलियो है। हालांकि ये प्राइमरीली NAND के लिए बना है जो DRAM या HBM से बिल्कुल अलग पर्पस सर्व करता है। फिर भी सैमसंग ने अपने NAND प्रोडक्ट्स के लिए YMTC से हाइब्रिड बॉन्डिंग पेटेंट्स लाइसेंस करना शुरू कर दिया है। एक सैंक्शन चाइनीज कंपनी के पास एक ऐसा पेटेंट होना जिसकी जरूरत कोरियन लीडर्स को भी है, ये एक ध्यान देने लायक बात है। चाइना से नियर टर्म में कोई रिस्क नहीं है, पर कमोडिटी DRAM मतलब उस सेगमेंट में जो अभी भी ग्लोबल मेमोरी वॉल्यूम का लगभग 80% अकाउंट करता है, वहां एक वेल फंडेड चाइनीज मैन्युफैक्चरर का बिग 3 के छोड़े गैप में स्केल करना लो एंड प्राइसिंग पर डिसिप्लिन को बिगाड़ सकता है। ये वही क्लासिक मैकेनिज्म है जिससे गवर्नमेंट बैक्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन ने इस इंडस्ट्री को पहले भी डिस्टर्ब किया है। जापान ने 1980s में US के साथ ऐसा किया, फिर साउथ कोरिया ने अगले 2 डेकेड्स में जापान को ऐसे ही वाइप आउट कर दिया। चाइना भी शायद अब वही प्लेबुक चला रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सुपर साइकिल भी पहले जैसे ही क्रैश होगा या इस बार ये बस बढ़ता ही रहेगा? चाइनीज कंपनीज का कोरियन जायंट्स के गैप्स में एंटर करना चीजें कैसे बदल सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।